नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है जागो इंडिया जागो, इस पे मेंबरशिप का जो भी ऑप्शंस था वो चालू हो चुका है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें अगर इच्छा है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे निर्भर है और ज़रूरी नहीं है। वैसे भी हमने ये चैनल पैसे के लिए नहीं चालू किया है, लेकिन जो ऑप्शंस आते हैं तो इसके लिए मैंने ये समझा ये आपको बताना उचित रहेगा, कि हमारी जो भी वीडियोस रहेगी, कोई भी जो हम वीडियोस बनाते हैं लोगों के जनहित में, तो कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी। तो कोई भी देख सकता है, चाहे वो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो भी देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो भी देख सकते हैं। और उसमें मेंबरशिप का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आप लोगों की इच्छा है तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है और कोई नाराज़गी भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो आपको आज बड़ी खुशी है मुझे कि अपना ये चैनल मोनेटाइज हो चुका है। इसका जो भी गूगल एडसेंस आना है अभी बाकी है, वो अभी तक आया नहीं है। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के अंदर उस लक्ष्य को अगर प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये समझ में नहीं आता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो हमने जब चैनल चालू किया तो हमारा उद्देश्य तो आज भी कोई पैसे कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्राइटेरिया दी जाती है कि आपका चैनल कितना चल रहा है, लोग कितना चाहते हैं, ये चीज़ को देखने के लिए उस चीज़ को समझना पड़ता है और उस चीज़ को जानना पड़ता है। इसके लिए जो भी यूट्यूब चैनल में क्राइटेरिया दी जाती है मोनेटाइज के लिए, कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम, ये 365 दिनों में आपको क्लियर करना है। लेकिन आप लोगों की मदद से, जो आप लोगों ने हमारे चैनल, मतलब हमारी चैनल, आपके और हमारी चैनल को प्यार दर्शाया है, जो मान सम्मान दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो चैनल 3 महीने के भीतर ही मोनेटाइज भी हो गया। मोनेटाइज हो गया इसका मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर है वो इस समय 1100 की, 1150 के ऊपर है। और हमारे जो वॉच टाइम है वो 16 तारीख को ही, 16 अप्रैल को ही 4000 घंटा पूरा कर चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चैनल की जो उत्पत्ति है, जिस दिन हमने बनाया स्थापना दिवस, वो है 18 जनवरी 2024 और 16 अप्रैल 2024 को हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और इसके लिए मैं हाथ जोड़ के हम सभी दर्शकों को, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल को सराहा, सम्मान दिया। और इसी तरह हम चाहेंगे कि आपका प्यार हमेशा बरसता रहे चैनल पे, और हम आपके इस सहयोग से एक अच्छी वीडियोज़ लाएँ, जो जनहित में लोगों के लिए जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस चीज़ में लोग यहाँ वहाँ भागते हैं, परेशान होते हैं, तो उन चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे समझाएंगे कि एक्चुअली रूल्स क्या है, कानून क्या है और उसका समाधान क्या है। अब समाधान का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मैंने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि हम जो भी बताएंगे वो कानूनी किताबों में जो लिखा रहेगा, जो यहाँ पे कहीं कोई कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं, जो भी है उसके हिसाब से हम बताएंगे। और वो जो भी होगा तो न्याय संगत ही होगा। उसके अलावा हम कोई भी चीज़ बताते नहीं हैं, ना उसके बारे में जिक्र करते हैं। अगर कोई कानून नहीं है तो हम सीधा बोलते हैं, ना का मतलब ना, क्योंकि वहाँ हम कोई भी कानून अपने मन से नहीं बना सकते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है। तो जब तक उस चीज़ में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आता है, सुधार नहीं होता है, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे कुछ
10-15 दिन पहले मैसेज किया था कि सर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है, कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। तो मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि सर हमने ये चैनल मोनेटाइज के लिए नहीं बनाया, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि हम जिस दौड़ में आगे भाग रहे हैं वहाँ पे हमारा साथ कौन कौन दे रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को साथ तो भरपूर मिला, स्नेह मिला, सम्मान मिला और चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो मैं उन सब्सक्राइबर्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि सर कॉपीराइट का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने कोई भी चीज़ अगर अपने चैनल पे डाल दिया तो उस चीज़ पे कॉपीराइट सी लगेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो स्टार्ट्स में जब चैनल बनाए थे तो मैंने मेरे जो पिछले वीडियोस थे, कुछ हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे, कुछ चौपाल्स हुई थी, कुछ हमने मीटिंग्स लिए थे, उसके अंदर हमने मीडिया को बुलाया था। उस समय हमें जो भी मीडिया थे N24 ने बहुत मदद किया था। तो उन वीडियोस को हमने अपलोड किया और हमने उस वीडियोस में ये भी कहा था, लिखा था टाइटल में कि इस मीडिया की वजह से आज सच्चाई सामने आई है। तो दोस्तों वो कॉपीराइट नहीं होता है। कॉपीराइट होता है यदि मैं अगर कहीं कोई इंटरव्यू देता हूँ किसी मीडिया को या कहीं भी, तो वहाँ मेरा करार होगा, एक करारनामा होगा कि भाई आप इस वीडियो को आप कहीं भी अपने माध्यम से अपलोड नहीं कर सकते हैं, अपने माध्यम से अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो और उस वीडियो में हमारा कोई करार नहीं था और वीडियो में हम थे वहाँ, मैं साक्षात वहाँ पे हूँ, इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे प्रत्यक्ष हूँ। तो वहाँ कॉपीराइट नहीं लगता है क्योंकि मेरी भले उसमें क्रिएटर कोई भी हो लेकिन वहाँ मैं भी हूँ, ये मेरी अपनी वीडियोज़ है, तो वहाँ कॉपीराइट नहीं लगता। कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से आप किसी पिक्चर्स की कोई भी क्लिपिंग अगर डालते हो तो कॉपीराइट एक्ट में आएगी, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्टेड है। उसके गाने प्रोटेक्टेड है, उसके डायलॉग्स प्रोटेक्टेड है, हर चीज़ प्रोटेक्टेड है। कॉपीराइट एक्ट में उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो वो कॉपीराइट एक्ट होते हैं। और पब्लिक डोमेन में कोई भी चीज़ें आती हैं वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन नहीं करती है। इस चीज़ को आप भी समझिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उस समय लगा था ये चीज़ मैं बताऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कि जब हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और जिस दिन हम इस चीज़ का जिक्र करेंगे उस दिन मैं बताऊँगा कि ये कॉपीराइट का मतलब होता है। अभी आपने देखा होगा मेरे जो SRS के जितने वीडियोस चले, मैंने SRE के लोगोज़ लगाए हैं, SRE के लोगोज़ यूज़ किए। अभी आपको ये लगेगा कि भई SRE के लोगोज़ मैंने लगा दिए, वो कॉपीराइट का उल्लंघन। नहीं दोस्तों, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है। मैंने SRE का प्रचार किया है, मैंने SRE का प्रचार किया है, क्योंकि हम जो भी SRE की वीडियोस बनाए, तकरीबन 70 से 80 वीडियोस के ऊपर हमारे SRE की वीडियोस है, शायद उससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 2 या 4 वीडियोस छोड़ के और 4-5 वीडियो छोड़ के जो मैंने न्यूज़ वगैरह की मीटिंग्स की डाले थे, इसके अलावा सब वीडियो में SRE के लोगोज़ हैं। तो वहाँ पे मैंने SRE का कानून बताया, SRE के रूल्स बताए कि SRE क्या है, और आगे भी बताएंगे। अभी ये नहीं है कि हमने इस मूवमेंट पे आके कि हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन चालू किया तो SRE बंद हो गया। नहीं नहीं, जब भी SRE में कोई भी अपडेट्स नए आएंगे हम आपको बताएंगे। कोई भी नए क्वेश्चंस आते हैं जो लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं तो उसके विषय में भी हम बताएंगे, ताकि आपके मन की अंदर की शंका को निकाल सके हम। आपको उस चीज़ के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, आपको उस चीज़ के लिए पैसे खर्च न करना पड़े, तो ये चीज़ हम बताएंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रवि गुप्ता जी, जो गोरेगांव में रहते हैं। उन्होंने एक कमेंट्स किया, उस कमेंट्स पे लिखा है, सर जी जिन्हें व्हील पावर दिया जाता है क्या वह घर बेच सकते हैं?
क्या दूसरे को, मतलब क्या वो घर बेच सकते हैं क्या दूसरे को, मतलब उनका वाक्य थोड़ा ये है। प्लीज़ सर थोड़ी वीडियो में बता दीजिए ना, क्योंकि मेरे दोस्त ने लिया है एक व्हील पावर वाले से, बड़ी मेहरबानी होगी सर। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि इनके किसी मित्र ने, जो उनके मित्र को विल के द्वारा वसीयत दी गई है, उस वसीयत से रूम लिया है और क्या वो उसको बेच सकते हैं। तो दोस्तों इस विषय में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे आपस में। पहली बात तो दोस्तों विल WILL, विल का मतलब होता है वसीयत। विल का मतलब होता है वसीयत। अब विल शब्द क्यों रखा गया, ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। विल शब्द क्यों रखा गया, क्योंकि जो भी भविष्य में जो काम करने हैं उसके लिए विल का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, कल तुम मुंबई जाओगे, तो बोलते हैं यू विल गो टू मुंबई टुमारो, मतलब विल आया। तो ये वही विल है और इसी विल से इंग्लिश में उसे नाम दिया गया विल, वसीयत। वसीयत को विल कहा गया है, WILL, विल। और विल का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी जो भी प्रॉपर्टी है अपने मृत्यु के बाद किसी को भी दे सकता है, अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है, वो चाहे जो चल अचल संपत्ति है। अब चल अचल संपत्ति का मतलब क्या हो गया, चल अचल में आज संपत्ति में चल में क्या है, जैसे आपके वाहन हो गए, जो प्रॉपर्टी हिलाई डुलाई जा सकती है, जो संपत्ति हिलाई जा सकती है उसे चल संपत्ति कहते हैं। और जो अचल, जैसे आपके मकान से घर है, प्रॉपर्टियां हैं, वो हिलाई नहीं जा सकती, तो शिफ्ट की नहीं है, उसको अचल संपत्ति कहते हैं। तो वो प्रॉपर्टियों में वो अपना जो भी राइट्स है वो किसी को भी दे सकते हैं, वो चाहे एक को दे या किस और एक से अधिक लोगों को। अब उनको सोचना है, उनको ये चीज़ की इच्छा है कि मैं किसको कितनी प्रॉपर्टी दूं, तो उस हिसाब से वसीयत बनेगी, विल बनेगी, उस विल के अंदर उसका ब्यौराज होता है। अब ये जो भी विल बनाते हैं तो संपत्ति का बंटवारा कौन करेगा, जो विल करता है, वसीयत करता जो है, वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं कि भाई मेरी संपत्ति है तो मैं अपनी संपत्ति कितने लोगों को बांटना चाहता हूँ, एक को देना चाहता हूँ या एक से अधिक को। उसके बाद वो अपने रिश्तेदार को देना चाहते हैं या किसी और को, विला प्रॉपर्टी की। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी एक चीज़ है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गिफ्ट डीड के मैटर पे बताया था कि प्रॉपर्टियां जो है दो तरह की होती है, एक निजी प्रॉपर्टी होती है, पैतृक प्रॉपर्टी होती है। निजी प्रॉपर्टी मतलब जो व्यक्ति है उसने खुद ने बनाई हुई है, वो प्रॉपर्टी जो है वो निजी कहलाती है, वो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, वो चाहे अपने परिवार में दे या परिवार से बाहर दे, किसी को भी, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और एक प्रॉपर्टी होती पैतृक। पैतृक प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति अपना उतना ही भाग विल कर सकता है जितना उसका अधिकार है। जैसे पैतृक प्रॉपर्टी में आई दादा परदादा की प्रॉपर्टी में कि भैया अब हमारे 4 भाई हैं, तो 4 भाई में 25% हिस्सा आपके फेवर में लगा, तो आप उसे गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके कोई भी वारिसदार हैं तो उनका भी उसमें अधिकार है, वो उसमें अपना चैलेंज कर सकते हैं, भाई नहीं आप नहीं कर सकते विल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने नहीं बनाई है, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है, इसमें हमारा अधिकार है। तो ये चीज़ भी आती है उसके अंदर, इस चीज़ को भी समझना चाहिए।
और यदि उन्होंने खुद बनाई है तो वो किसी को भी दे सकते हैं। और मैंने एक चीज़ और भी कहा था कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने तक एक विल नहीं, एक गिफ्ट डीड नहीं, कई गिफ्ट डीड बना सकता है, तो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उनके पास पावर है। क्या पावर है? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, विल यानी भविष्य, कि मेरे मरने के बाद अब जैसे एक मैटर्स है कि ए एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है। अब ए ने क्या किया, अपनी एक कार बी को विल कर दिया, मतलब वसीयत कर दिया। वसीयत तो कर दिया। अब ए ने क्या किया कि उसको उसका खरीदार मिला, उन्होंने गाड़ी बेच दिया। ए को जो वसीयत करता है कार का, उन्होंने गाड़ी बेच दिया। अब बी गए कोर्ट में कि बोले सर ये तो वसीयत मेरे नाम भी किए थे, तो ये कैसे बेच सकते हैं? कोर्ट ने बोला नहीं, इन्होंने जो भी वसीयत किया था वो मरने के बाद के लिए किया था। वो अपनी लाइफ में तो उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, वो एक को नहीं 10 को दे सकते हैं, उस समय पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो जिंदा है उनका अधिकार है। तो विल का मतलब आप समझिए सर, रवि जी, विल का मतलब आप समझिए कि विल मरने के बाद दिया जाता है। अब जैसे आपके मित्र को अगर किसी ने विल दिया है तो वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है ये आपने बताया नहीं। वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है वो आपने बताया नहीं, बराबर है। अब दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने आपके जो मित्र हैं, जो वसीयत प्राप्त करता है, मतलब जिसको वसीयत मिली है, उनसे खरीदा हुआ है। अब आपने जिससे खरीदा वो प्रॉपर्टी का डिटेल्स आपने मुझे नहीं बताया। वो प्रॉपर्टी क्या है, चल है अचल है, ये आपने नहीं बताया। वो प्रॉपर्टी घर है, गार्डन है, क्या है वो आपने नहीं बताया। वो प्रॉपर्टी प्राइवेट में है या स्लम में है, प्राइवेट मतलब मेरा इन द सेंस फ्लैट्स वगैरह है या झोपड़े हैं, ये आपने नहीं बताया। अगर यदि आपके मित्र ने जो प्रॉपर्टी इस झोपड़ों में खरीदी है तो आपको ये चीज़ को ये लग रहा है कि उसे बेचना है तो आप बेच सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपके मित्र को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचा है और उस व्यक्ति को जिसने वसीयत किया होगा वो शायद अब नहीं होगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं, विल को चैलेंज करने उसका लिमिटेशन 12 साल का है। जब से विल हुई है तो 12 साल का चैलेंज है। एक्चुअली जब प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तब से 12 साल, सॉरी, क्योंकि प्रॉपर्टी विल तो हो गई है लेकिन विल आपके नाम पे, लेकिन आपको प्रॉपर्टी तब मिलेगी जब वसीयतकर्ता की मृत्यु होगी उसके बाद। क्योंकि विल का मतलब मैंने बताया भविष्य में होने वाले कार्य। जैसे मैंने कहा ना कि आप कल मुंबई जाएंगे तो यू विल गो टू टुमारो, यू विल गो टू मुंबई टुमारो, मतलब आप मुंबई कल जाओगे। तो ये चीज आप समझना चाहिए कि विल का मतलब भी वही है कि मरणोपरांत, मतलब जिन्होंने भी आपके मित्र ने जिसे खरीदा है उनको जो प्रॉपर्टी दी गई है
वो अब इस दुनिया में नहीं होंगे और उसका कार्यकाल भी ख़त्म हो गया। और विल को चैलेंज कौन करेगा? जो वसीयतकर्ता के लीगल हायर से वही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जो उसके लीगल हायर्स हैं वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता उसको चैलेंज, क्योंकि भाई जिसकी प्रॉपर्टी उन्होंने दिया है, अब आप जिनको मिली थी उन्होंने आपको बेचा है, आपने खरीदा कभी है, इसका भी जिक्र आपने नहीं किया, कितने साल हो गए। तो अब वो आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी झोपड़पट्टी में है तो झोपड़पट्टी में अभी वो विल्स का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपके डॉक्यूमेंट कब से इस चीज़ का जिक्र होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा, विल कोई भी कानूनी दस्तावेज बनते हैं तो उसको चैलेंज के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी वसीयत बना दिया और वो एब्सोल्यूट हो जाए। उसके अंदर जो भी कानूनी जो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ भी चीज़ें गलत निकली तो कैंसिल भी होती है, लेकिन इतना लंबा समय गुजरने के बाद उसका लिमिटेशन ही ख़त्म हो जाता है। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर कोई चैलेंजेबल नहीं है। तो आपको इस चीज़ में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मतलब आपके मित्र को। तो विल के बारे में मैंने समझाया, गिफ्ट डीड के बारे में भी यही चीज़ है। गिफ्ट डीड भी वही है, बिल भी वही है, सिर्फ नाम ही अलग है। गिफ्ट डीड का मतलब है कि मैं किसी को अपना उपहार दे रहा हूँ, विल में मैं वसीयत कर रहा हूँ। वसीयत भी फ्री में होती है, कोई वसीयत के पैसे नहीं लिए जाते हैं। और जो भी विल होते हैं, गिफ्ट डीड होते हैं, उनको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो अभी आपके अंदर कोई भी शंका है, कोई भी ऐसा ख्याल आता है कि शायद कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स करें। आपका जो भी सवाल था, उस सवाल के भी पे हमने जो भी जवाब दिया, अगर उससे आप मतलब सहमत नहीं हैं तो आप कमेंट्स पे लिखिए। हम देखेंगे कि शायद क्या हम गलत कह रहे हैं और संतुष्ट हैं या नहीं, उस बारे में लिखिएगा। क्योंकि जो लीगल है, जो लीगल में बताया जाता है वही लीगल हम आपको बताते हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बनाएंगे और ना बताते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो मजाक मस्ती के होते हैं, अलग चीज़ें आते हैं, कोई कॉमेडी होती है, मिमिक्री होती है। तो ये अवेयरनेस चैनल है दोस्तों, ये जागरूकता फैलाते हैं। हम यहाँ गलत नहीं बताएंगे, हम जो लिखा है वही बताएंगे। आप चेक कर लीजिए कहीं भी। और अगर इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। जहाँ तक हमारे पास कोई भी चीज़ है, जो जानकारी है, तो हम अब तक पहुँचाएंगे इस चैनल के माध्यम से। अब इसमें भी एक चीज़ आती है दोस्तों, विल के अंदर भी। अब मानो मुझे किसी ने विल कर दिया कि भाई मेरे मरने के बाद ये पूरी संपत्ति, चल अचल संपत्ति ठाकुर की होगी। अब मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन अब जो वसीयत करता थे वो अब नहीं है, क्योंकि वसीयत करता तो मैंने आपको बताया ना कि अपनी मरने के पहले वो अपनी कितनी बार वसीयत चेंज कर सकते हैं, उनको अधिकार है। गिफ्ट डीड कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है, उनकी प्रॉपर्टी, कुछ भी करें, कोई इनको रोक नहीं सकता है। सरकार भी नहीं बोली कि भैया इतना विल क्यों किए। अरे भाई मेरी मर्जी, मैंने आपके नाम पे किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं, गलत है, मैंने कैंसिल किया, मैंने दूसरे के नाम पे कर दिया। तो ये उनका अधिकार है, वो जब तक जिंदा है उनकी प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता है। मैंने बताया ना, जब कार के मैटर बताया, बी के पास विल दिया था, लेकिन ए ने उस कार को बेच दिया, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं, इनका जो भी वहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है या लेन देन हुई है, बराबर है, कानूनी है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदी किसने थे?
जो वसीयत करता थे, वसीयत करता ने क्या किया, विल किया है। विल में मैंने बताया ना, भविष्य, वर्तमान नहीं, वर्तमान में वही मालिक रहेंगे। तो जब तक जीवित हैं प्रॉपर्टी उनके अंडर में रहेगी। तो ये विल के बारे में मैंने इसको समझाया। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ होगी कि आपने जिससे आपके मित्र ने जिससे खरीदा और उनको जिसने विल किया, जो विल करता थे वो शायद अब जीवित नहीं होंगे। और आपने प्रॉपर्टी आपके मित्र ने कभी खरीदा है, उनको कब मिली थी, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें मायने रखती है। तो कोई भी चीज़ होती है तो उसका अगर क्लियर कट डिटेल्स अगर नहीं है तो उसको क्लियर कट बताना भी किसी को भी संभव नहीं है, सिवाय ईश्वर के, सिवाय ईश्वर के। ईश्वर ये जो बिना जाने सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो और आपके साथ क्या होने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान सब उन्हीं के हाथ में है। हम मात्र निमित्त हैं। हम सिर्फ, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, ईश्वर ने हमें शक्ति दी, सोच की शक्ति दी, ईश्वर ने हमें जबान दिया, ईश्वर ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया, और उस पढ़ाई से हम आगे की सोच रखते हैं। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। तो आपका मेरे ख्याल से तो जो भी संतुष्टि हो गई होगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और भी कुछ बाकी होगी इसके अंदर। और अगर कुछ है तो उसके डिटेल्स दीजिए, तो हम बताएंगे कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़, माने हम किसी वकील को भी करते हैं केस लड़ने के लिए, तो क्या जो भी वकील है उनको हमने खाली बता दिया कि सर ये मेरा मैटर है, लड़ जाइए, तो लड़ जाएंगे? को डिटेल्स बताना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि भाई ये क्या चीज़ है, हकीकत क्या है, तब वो लड़ेंगे ना। जानकार आप है तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए आपने कमेंट्स इतना किया था, मैंने बताया, और आप इससे अगर संतुष्ट हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। और रवि गुप्ता जी, आपका कमेंट्स अच्छा लगा मुझे, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद हम आरटीआई के विषय में तो बात करते रहेंगे, लेकिन इस विषय में भी एक वीडियो बना दिया जाए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं क्या वीडियो बनाना चाहता हूँ वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए ना। आप क्या जानना चाहते हैं वो सजेस्ट कीजिए। मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं ढूंढ के लाके बताऊंगा सर। क्योंकि मैंने पहले कहा, मैं कोई एडवोकेट्स नहीं हूँ ना। मैं जो मेरी निजी ज़िंदगी में जो भी मैं काम करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा शौक़ है पढ़ने का। मैं हर चीज़ के बारे में पढ़ते रहता हूँ कि क्या है, वो क्या है, मैं रुचि है मेरी। और जब आप बताते हो तो मैं उस चीज़ को और गहन अध्ययन करता हूँ, ताकि मैं भी समझूँ एक्चुअली क्या चीज़ है। और विल गिफ्ट डीड ये सब चीज़ें तो नॉर्मल्स है सर, इसको तो आप भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, गिफ्ट डीड का जब मैटर आया था, सारी के अंदर गिफ्ट डीड क्या है सब, तो उसके अंदर बताया था। तो दोस्तों, आज हमने सीखा विल का मतलब क्या है, विल कौन देता है, और विल अब एक इंसान अपनी लाइफ में कितनी बार और कब तक दे सकता है, विल को चैलेंज करने की कितने कार्यकाल साल है, लिमिट क्या है, वो भी हमने बताया। अब आगे जो भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप कीजिए, वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। आपके मन में जो भी शंका है आप कमेंट्स में डालिए, आपके मन में जो भी शंका है आप कमेंट्स में डालिए, और आपकी शंकाओं का समाधान ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे, हमारे चैनल ढूंढेगा, जागो इंडिया जागो। जितना हो सके उतना हम आपको संतुष्ट करेंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए, जैसे आपने आज तक मुझे मान सम्मान स्नेह दिया, हमारे चैनल को भी दिया, उसी तरह आगे भी हमारा साथ बना रहे। और इस जागरूकता को हम बहुत बारीकी से
लोगों को समझाते रहें ताकि लोग समझें, लोग जागरूक हों। लोग जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा, समाज जागरूक होगा तो देश जागरूक होगा। तो हमें ये रोड पे आके चिल्लाना नहीं है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना है लोगों को। कानून क्या है, आपके अधिकार क्या है, बस इतना काफ़ी है। इतना लोगों को समझ में आ गया ना, तो अपने आप क्रांति आएगी, अपने आप क्रांति आएगी। और जो भी करप्शन है, धीरे 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 करप्शन के बादल छटेंगे। क्योंकि दोस्तों, करप्शन करप्शन ये नाम लेते ही चेहरे का रंग, हाव भाव बदल जाता है। भ्रष्टाचार, करप्शन, तो इस चीज को खत्म करना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता ही जीवन है। क्योंकि आज आप जागरूक होंगे ना दोस्तों, तो आने वाली पीढ़ी इससे ज़्यादा जागरूक होगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा, समझा विल के बारे में। और वैसे भी मैं आज वीडियोस बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि भाई सबसे पहले मेरे जो हमारे दर्शक हैं उनको हम खुशखबरी दे दें। हमारे चैनल्स के मोनेटाइजेशन की मोनेटाइज हो चुका है। एडसेंस का जब भी गूगल एडसेंस आएगा हम आपको भी बताएंगे चैनल पे, और हमारी बातचीत भी होगी। और आने वाले समय में दोस्तों, मैं 8 तारीख को अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ, गांव, और वहाँ से भी मैं वीडियोस बना के डालूँगा। शायद वो वीडियो किसी विषय पे हो या नहीं हो, फिर भी मैं यहाँ कोशिश करूँगा वीडियोस के साथ में कुछ जागरूकता भी लाई जाए। लेकिन जो गांव का माहौल है दोस्तों, माहौल देखने में मज़ा आएगा आपको। लेकिन अभी समय है, जब जाने के पहले भी मैं आपसे बात करेंगे इस बारे में। तो दोस्तों, धन्यवाद। चैनल देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके स्नेह के लिए, सम्मान के लिए, चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।